जहाँ इंटरनेट के जरिए ज़माने भर की जानकारी हासिल होती है, वहाँ अक्सर लोगों की ज़िंदगी भी बर्बाद होती है और न जाने कितनी ज़िंदगियाँ कब बर्बाद होती रहेगी। ये किस्सा मेरे साथ उस वक्त हुआ जब मैं 17-18 साल की एक नासमझ लड़की थी। जो लड़कियां बिना सोचे समझे नेट को यूज़ करती है, उनको मेरी इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम 4 बहनें बगैर शादीशुदा थी। काफ़ी जद्दोजहद करके बड़ी मुश्किल से बड़ी बहन की शादी हो पाई, लेकिन शुक्र था कि वह अपने घर में बहुत खुश थी। मगर उसके बाद की दोनों बहनों की शादियां ना हो सकी। लेकिन फिर भी माँ बाप ने बहुत कोशिश की कि इनका भी किसी अच्छा घराने में रिश्ता हो जाए। मगर भगवान जाने कैसी रुकावट थी कि हजारों जतन के बावजूद भी मेरी बहनों के हाथ पीले ना हो सके। वक्त कभी थमता नहीं, तेजी से गुजरता रहा। तो दीदी ने भी कुछ रिश्ते तलाश करके हमें बताए। किसी में कुछ खराबी निकल आई तो किसी रिश्ते को किसी खास वजह से इग्नोर करना पड़ा। यूं मेरी मुझसे बड़ी दोनों बहनों की शादी उम्र निकल गई और वो कुंवारी रह गई। उनके बाद के 2 भाइयों की शादी हो गई और भाभियां घर में आ गई। उन्होंने काफ़ी जतन किए। अच्छे रिश्ते शायद मेरी बहनों के नसीब में नहीं थे। सभी जानते हैं कि भाभी चाहे कितनी भी अच्छी हो, जब घर आ जाती है तो घर का माहौल बदल जाता है। खास तौर पर ये नंदों और भाभीयों के लिए एक परीक्षा होती है कि वो आपस में प्यार मोहब्बत बनाए रखें, ताकि घर का माहौल सुकून से भरा रहे। भाभियाँ अच्छी थी, फिर भी ननद भावज के नाजुक रिश्ते में दरार पड़ ही जाती है। हालांकि मेरी बहन घर का सारा काम करती और भाइयों के बच्चों को भी संभालती थी, लेकिन फिर भी भाभियां हम बहनों को बोझ ही समझती थी। मैं माँ बाप की सबसे छोटी बेटी थी और कॉलेज में पढ़ रही थी। इन दिनों मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। हमारे यहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू हुआ। नई नई चीज़ें थी तो मुझे भी किसी से चैटिंग करने का शौक़ हुआ। कॉलेज से आकर खाना खाने के बाद फ़ौरन कंप्यूटर के सामने बैठ जाती और ऑनलाइन गेम खेलने लगती। इन गेम्स में मुझे सबसे ज़्यादा शतरंज पसंद था, क्योंकि वहाँ चैटिंग भी होती थी। मुझे ये खेल अच्छी तरह खेलना नहीं आता था, मगर इस वजह से खेलती कि चैटिंग भी कर सकती थी और उसमें मज़ा भी आता था। इन दिनों मुझे अक्ल नहीं थी, कुछ नहीं पता था कि बाहर की दुनिया कैसी है और लोग किस किस्म के होते हैं। सभी को अपने जैसा मासूम समझती थी। एक दिन एक लड़के के साथ शतरंज की बाजी लगा ली और खेल शुरू हो गया। वह एक बड़ा खिलाड़ी था। उसने मुझे इस गेम के बारे में बहुत कुछ सिखाया। यूँ हम गेम की वजह से चैटिंग करने लगे। उसका नाम विजय था और वो कनाडा में रहता था। तकरीबन हम रोज़ ही चैटिंग करने लगे और हमारा ऑनलाइन रहने का टाइम बन गया। मैं उससे घर वालों से छुपकर बातें नहीं करती थी, बल्कि बहनों को भी इस बात का पता था। बात आगे बढ़ी और हम दोनों एक दूसरे को मैसेज भी करने लगे, जिसमें वो कनाडा के बारे में बताता और मैं अपने वतन की बातें लिखा करती। हम दोनों देशों को उनकी अच्छाई और बुराइयों से मुकाबला करते। मैं लिखती, अपने वतन से बेहतर कोई जगह नहीं होती। वो कहता कि बेशक, मगर इंसान को दूसरे शहरों में भी आना चाहिए, क्योंकि इस तरह हम बहुत कुछ सीखते हैं और दूसरे की तौर तरीके कल्चर के बारे में भी जानते हैं, तो हमारा इल्म बढ़ता है। इसी तरह की बातें लिखकर हम एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते। घर वाले मेरे इस काम पर कोई एतराज़ नहीं करते थे और ना ही ज़्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि मैं एक घरेलू लड़की थी, कहीं आती जाती भी नहीं थी सिवाय कॉलेज के। बस घर में बैठकर कंप्यूटर से दिल बहलाती थी। कहते हैं कि आग और कपास का मेल नहीं होता, किसी ने सच ही कहा है। खैर जो भी हो, आखिर नौबत यहाँ तक आ गई कि एक दिन विजय ने मुझसे सवाल किया कि नंदनी, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? ये वो सवाल था जिसका मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा, पहले तुम बताओ, बाद में मैं बताऊंगी। हाँ, मैं कभी किसी को पसंद करता था, मगर उसकी शादी हो गई और अब वो बहुत दूर जा चुकी है। मैंने दुख जाहिर किया, ये तो बहुत दुख वाली बात है।
काश कि तुम्हारी खुशी तुम्हें मिल जाए। ज़रूरी नहीं कि इंसान जिसे पसंद करे वो उसे मिल भी जाए, ये किस्मत की बात है। लेकिन इस बात पर इंसान जीना छोड़ देता। देखो मैं जी रहा हूँ और बहुत खुश हूँ। विजय की इस बात पर मुझे उसके साथ बहुत हमदर्दी हो गई। इस तरह सवाल जवाब के बाद हम दोनों के बीच एक अपनायत का रिश्ता बन गया और अब हम अपने दुख सुख एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे। मैंने उससे बताया कि मुझसे बड़ी 2 बहनों की शादियाँ नहीं हो सकी और अब वो ओवर एज की हो चुकी है, जिसका उन्हें ही नहीं बल्कि सभी घर वालों को दुख है। ज़्यादा अच्छे रिश्ते की चाह मेरे माँ बाप मामूली रिश्ते को रिजेक्ट कर रहे। अब मामूली रिश्ते भी नहीं मिलते। अब इन बेचारियों की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ भाई और भाभीयों की सेवा करना है और उनकी मर्ज़ी से जीना रह गया। जब मैं भी अपनी बहनों का जिक्र करती तो वो भी दुख हो जाता और कहता, देखो तुम शादी में देर ना करना, वक्त गुजर जाएगा और तुम भी उनकी तरह बैठ ही रह जाओगी। इसलिए जो पहला अच्छा रिश्ता आए हाँ कर देना। माँ बाप किसी के सदा नहीं रहते हैं। लड़की की ज़िंदगी जब दूसरे की रहमो करम पर रह जाती है तो वह बहुत कष्ट भरी ज़िंदगी गुजारती है। जल्द ही मुझे महसूस हो गया कि वो मुझ में ही दिलचस्प ले रहा है। रोज़ कोई ऐसा मैसेज भेजता जिसमें मेरे लिए कोई ख़ास बात छुपी होती और वो इन इशारों के ज़रिए मेरी तारीफ़ करता और कहता कि वो बहुत खुश नसीब है जो मुझ जैसी सच्ची और अच्छी लड़की से उनका पाला पड़ा। मैं भी समझने लगी थी कि इस कंप्यूटर में मेरा आइडियल हमसफ़र छुपा हुआ है। एक दिन उसने बताया कि वो अपने एक दोस्त की शादी में हिंदुस्तान आ रहा है। मैं खुश हो गई, जैसे किसी ने अचानक तोहफे में बहुत कीमती चीज़ देने का ऐलान कर दिया हो। मैं तो उससे मिलने की ख्वाब देखती थी जो अब हकीकत का रूप धारने वाली थी। एक दिन जब वो ऑनलाइन था उसने मुझसे कहा कि अगर मैं हिंदुस्तान आया तो क्या तुम मुझसे मिलोगी? हाँ ज़रूर मिलूँगी, मुझे तुमसे मिलने की बहुत आरज़ू है। मुझे भी आरज़ू है, मैंने जवाब दिया। सोचा भी न था कि कभी तुम यहाँ आओगे और मैं तुमसे मिल पाऊँगी। विजय ने उस दिन कहा था कि अगर तुमने मिलने के बाद मुझे पसंद कर लिया और मैंने तुम्हें घर की इज्जत बनाना चाहा तो क्या तुम हाँ में जवाब दोगी? तो मेरे दिल में हज़ारों फूल खिल गए, मगर मैंने हंसकर जवाब दिया, जी पहले तुम तो आ जाओ फिर सोचूंगी। मैंने अपने बहन को बताया कि वो शतरंज का खिलाड़ी किसी की शादी अटेंड करने हिंदुस्तान आ रहा है, हमसे भी मिलने आएगा। वो बोली माँ को बता दो ताकि वो घर वालों को राज़ी कर ले, तब ही हम उसकी घर पर मेहमानदारी कर सकेंगे। दीदी ये बात तुम खुद माँ को करना, मुझे शर्म आती है। पहले उसकी बात मुझसे तो करा दो ताकि अंदाज तो हो कि वह किस किस्म का है, फिर माँ से जिक्र करूँगी। मैंने दीदी की उससे फ़ोन पर बात कराई। दीदी को उसकी बातचीत करने का अंदाज अच्छा लगा। अब मुझसे वक्त कटे ना करता था और पूछती थी कि कब आओगे, और वो कहता कि जल्द ही आऊँगा। महीनों यूं ही गुजर गए और वह हिंदुस्तान ना आया। मुझे यकीन हो गया कि वह मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो ना? तो वो बोला, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए शादी में नहीं आ सका। हम फिर कब और कैसे मिलेंगे? मेरे मुंह से बिना सोचे समझे ही ये बात निकल गई। वो बोला, अपना फ़ोटो भेजोगी? मैं अपने माँ बाप को दिखाकर कहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से मांग ले, इस तरह हम कभी ना बिछड़ने के लिए मिल जाएंगे। ये बात सुनकर मैं खुश हूँ और हैरत में डूब गई। वो मुझे प्रपोज कर रहा था और ये मैंने सोचा तक न था कि अपने माँ बाप को दिखाने के लिए वो मेरा फ़ोटो मांग लेगा। मैंने अपना फ़ोटो उसे भेज दिए। उसने फ़ोटो देखकर फ़ौरन मैसेज किया कि अपने माँ से बात कराओ। उसने माँ से काफ़ी देर बातें की। उसने कहा कि मैंने नंदनी की तस्वीर देखी है और अपने घर वालों को भी दिखा दी है। उन्होंने आपकी बेटी को पसंद कर लिया है, आप बेफिक्र हो जाइए। मेरे माँ बाप जल्द ही रिश्ते ले आएंगे, आपसे बात करेंगे।
काफ़ी दिन गुजर गए लेकिन उसके माँ बाप का फ़ोन ना आया और ना रिश्ते के लिए आए। कोई बात हुई इधर माँ इंतज़ार में थी, कहती थी कि बात छोड़कर भूल गया। उसके घर वालों की तस्वीर मांगी तो गोल कर गया, ना जाने कैसा लड़का है। खुद ही शादी के लिए प्रपोज किया और खुद ही इग्नोर कर रहा है। मुझे तो धोखेबाज लगता है। मैं कहती कि धोखेबाज करना होता तो मुझे बेवकूफ़ बनाता रहता, आपसे बात क्यों करता। उसने अपनी फ़ोटो तो भेजी है। दीदी ने मैसेज किया कि अपने घर वालों के फ़ोटो भी भेजो। उसने जवाब दिया कि घर में कुछ परेशानियां हैं, थोड़ी मोहलत दो तो वो खुद आपके घर आ जाएंगे। जब ऐसे ही साल गुजर गया तो दीदी ने कहा कि ये लड़का सही नहीं लगता, उसका ख्याल छोड़ दो और उससे बातचीत करनी बंद कर दो। मगर मुझे यकीन था कि ज़रूर कुछ परेशानियां होगी। विजय की नीयत साफ थी, तभी तो उसने खुद प्रपोज किया और शादी की बात की, वरना मैंने तो उसे कभी भी मजबूर नहीं किया था। इत्तेफाक से मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई जिसका नाम रिया था और वो हमारी क्लास में नई नई आई थी। बातों बातों में उसने एक दिन जिक्र किया कि फाइनल एग्ज़ाम के बाद उसकी शादी उसके बाबा के एक दोस्त के लड़के से होने वाली है जो कनाडा में रहता है। नाम पूछा तो वो गोल कर गई। न जाने वो मुझे अपने मंगेतर का नाम क्यों नहीं बता रही थी और मैं सोचती रह गई। दरअसल विजय ने उसे बताया हुआ था कि नंदनी नाम का एक लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है। वो 3rd ईयर में पढ़ती है, इसलिए रिया ने मुझसे दोस्ती की थी। उसे शक हुआ कि कहीं वो लड़की मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने उससे कभी जिक्र नहीं किया था कि मेरी किसी के साथ चैटिंग होती है और वो कनाडा में रहता है। बहरहाल रिया से मेरी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। 4th ईयर ख़त्म हुआ और हम एग्ज़ाम से फ्री हो गए। रिया मेरे घर आई और मुझे अपनी शादी का कार्ड दे गई जिस पर उसके होने वाले पति का नाम लिखा हुआ था, विजय। मेरा दिल धक से रह गया। भगवान ना करे ये वही विजय हो। क्या झूठ था और क्या सच, मगर मैं अभी तक इस ख्वाब में जी रही थी कि एक दिन विजय आएगा और मुझे मेरे माँ बाप से मांगकर ख्वाबों की दुनिया में ले जाएगा। हालांकि सब कुछ सामने था, फिर भी हकीकत की तख्ती का मुकाबला करना नहीं चाहती थी। आंखें मंगनी की फ़ोटो नहीं देखी, इस डर से कि कहीं ये वही विजय ना हो जिससे मैं कभी नहीं मिली थी, मगर 3 सालों से उसे ख्वाब में देखती थी कि वो मेरे घर आएगा और मेरा हाथ थामकर अपने साथ ले जाएगा। इंतज़ार की तकलीफ़ सहते सहते मेरी सेहत ख़राब हो गई और फिर उसकी मोहब्बत का नशा उतरा जिसके इंतज़ार में दिन रात घड़ियाँ गिनती रहती थी। रिया ने बहुत जिद की कि मेरी शादी में ज़रूर आना। मैंने ख़ास तौर पर नए कपड़े सिलवाए ताकि अपनी दोस्त की मैं अच्छी लगूं। उसकी शादी वाले दिन जब मैं तैयार होकर शादी हॉल पहुंची तो वो अपनी दुल्हन के साथ स्टेज पर बैठा हुआ था। हाँ, ये वही विजय था। मैंने उसे पहचान लिया, जबकि उसने अपना एक ही फ़ोटो भेजा था। अब उसका असली रूप सामने आ गया था, क्योंकि उसने मुझे दूर से देखते ही पहचान लिया था। जब मैं स्टेज के नज़दीक गई तो उसने किसी और के दूल्हे के रूप में देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रुक गया। आंसू दिल की तह से निकले और आंखों में भर गए। उन्हें रोकना मुश्किल हो गया। रिया की बहन मेरे पास आई और बोली, आपको आने में काफ़ी देर हो गई, हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे, आइए मेरे साथ आइए। वो मेरा हाथ पकड़ कर ले गई और ख़ास मेहमानों के साथ ले जाकर बैठा दिया, जहाँ विजय की माँ और बहनें बैठी हुई थी। वो आपस में बातें कर रही थी। उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि वो पहले भी यहाँ आ चुकी है। 2 साल पहले विजय की मंगनी रिया से करने आई थी और अब शादी पर दोबारा ये लोग आए थे। विजय ने मुझसे कहा था कि वो हिंदुस्तान किसी की शादी में आ रहा है। वो किसी की शादी में नहीं बल्कि अपनी मंगनी के लिए आया था। उफ, मैं भी किसके साथ ख्वाबों की डायरियों में उलझ गई थी, कैसे और कहाँ फंस गई थी।
मेरे चारों तरफ पहले भी धुंध थी और अब भी धुंध है। दिल ने कहा कि उसे बद्दुआ दें जिसने तुम्हें इतने दिन पागल बनाए रखा, मगर बद्दुआ भी दे ना सकी। आज पछताती हूँ कि उसे अपनी फ़ोटो क्यों भेजी जबकि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।